नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के एक नए वीडियो में। मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है दैट इज़ वेल रिलेटेड टू द वन ऑफ द मेजर इंश्योरेंस कंसेप्ट एंड दैट्स कॉल्ड एज अमाउंट एट रिस्क। यस, कि अमाउंट ऑफ रिस्क क्या होती है। अब ये कंसेप्ट जानने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू पे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स लुक एट द व्हाट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ अमाउंट एट रिस्क। Amount at risk, and sometimes you can say value at risk, because in insurance value at risk के बजाय amount at risk is the most common word और mostly preferred word। ये क्या होता है ये जानते हैं। See, in insurance company the major or important department is valuation department, because it has a various linkages। उसके काफ़ी सारे linkages होते हैं, जैसे कि that is linked to the प्राइसिंग फंक्शन, बिकॉज वैल्यूएशन के आसपास ही कितना प्राइस रखने का, कितना प्रीमियम चार्ज करने का, ये इंश्योरेंस कंपनी के टॉप लीडरशिप, टॉप एक्चुअरीज डिफाइन करते हैं। देन इट हैज़ अ लिंकेजेस विद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उसके लिए कितना इन्वेस्टेबल फंड रहेगा, एंड इन्वेस्टमेंट एलोकेशन या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंश्योरेंस कंपनी की इज ऑल्सो डिपेंड on valuation purpose. Third is claim and other parts. So in case of claim function, how much claim has to be settled by an insurer, ये भी उसकी वैल्यूएशन फंक्शन से भी लिंक होता है, क्योंकि क्लेम के अमाउंट में वैल्यूएशन यानी रिजर्व्स का कितना पार्ट रहेगा, एंड उसके साथ साथ ही सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट एट रिस्क कितना रहेगा, ये जानने का इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। एंड फोर्थ थिंग इज पॉलिसी सर्विसिंग पार्ट, बिकॉज जो भी पॉलिसी सर्विसिंग है अपार्ट फ्रॉम क्लेम, लाइक सरेंडर हो गया, पेड अप पॉलिसीज हो गए, उसका पॉलिसी रिवाइवल, इफ़ द पॉलिसी गेट्स लैप्स देन रिवाइवल, एंड ऑल अदर थिंग्स, इसमें भी वैल्यूएशन फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड्स कि किस तरह का फर्दर एक्शन लेना चाहिए ऑन दैट पॉलिसी होल्डर अबाउट अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, यानी सरेंडर हो, आपकी रिवाइवल हो लैप्स पॉलिसी का, एट्सेट्रा। सो वैल्यूएशन फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी प्रोसेस फ्लो क्या होता है ये समझ लो। So what happens in an insurance company? Premium comes in, correct? Premium comes from policy holder, जो भी कोई टाइप का प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया हो। Once the premium is received, then वो इंश्योरेंस कंपनी out of that premium some expenses that is required to set up the policy and to distribute the policy, वो उसे पहले माइनस करके डिडक्ट कर देती है। अब बचे हुए प्रीमियम में से कवर जो रहता है इंश्योरेंस कवर का, जो भी चार्जेस रहते हैं, मॉर्टेलिटी चार्जेस जिसे नॉर्मली कहा जाता है, दैट इज़ डिडक्टेड। वो इंश्योरेंस कवर का एक तरह से चार्जेस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनी को कुछ सुपरवाइजरी रिजर्व्स रखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द IRDAI रेगुलेशंस या फिर अदर रेगुलेशंस, कंपनी साइड के रेगुलेशन हो, वो रिजर्व्स भी रखने पड़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गेट डिडक्टेड। ये सब डिडक्ट होने के बाद जो भी प्रीमियम बचता है, द अमाउंट व्हाट इज बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, पॉलिसी एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, ऑल मॉर्टेलिटी चार्जेस जो कि इंश्योरेंस कवर से रिलेटेड रहते हैं, एंड ऑल सुपरवाइजरी रिजर्व्स एंड रेगुलेटरी रिजर्व, सुपरवाइजरी रेगुलेटरी रिजर्व्स जो रहते हैं, उससे डिडक्ट करने के बाद द बैलेंस प्रीमियम बचता है, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब जैसे जैसे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम जैसे जैसे पास होते जाता है,
उसके साथ साथ ही वो इंश्योरेंस फंड ग्रो होते जाते हैं. द पॉलिसी होल्डर इज पेइंग द प्रीमियम रेगुलरली. द इंश्योरेंस कंपनी विल डिडक्ट द सेड एक्सपेंसेस एंड चार्जेस and said money for the reserves, supervisory and regulatory reserve, and the balance premium is invested in different types of securities. ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है टिल द पॉलिसी गेट्स एंड, और जो भी उसकी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है हो जाती है तब तक. इसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉर्पस कनेक्ट हो रहा होता है. अब यहाँ पे बात आती है कि अमाउंट ऑफ रिस्क की. नाउ व्हाट्स एन अमाउंट ऑफ रिस्क? सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, अमाउंट ऑफ रिस्क इज नथिंग बट इफ पॉलिसी होल्डर डाइज देन एन इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हैज़ टू पे दैट पोर्शन ऑफ अमाउंट विच इज डेट ऑफ ऑल अक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू. जैसे मैंने अभी जस्ट समझाया था कि इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रीमियम होता है, बैलेंस ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड रेगुलेटरी, वो इन्वेस्ट करती है वेरियस मार्केट्स में, करेक्ट. और उसके साथ साथ ही एक कॉर्पस फिल हो रहा होता है, एक कॉर्पस बढ़ रहा होता है. अभी हर एक इंश्योरर के पॉलिसी होल्डर के पास, हर एक पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी रहती है. ऑन दैट पॉलिसी देयर इज समथिंग वैल्यू दैट्स कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. सो वो पॉलिसी की फेस वैल्यू रहती है. ऑन दैट बेसिस प्रीमियम इज डिराइव्ड, बट एज वो एक फ्यूचर वैल्यू रहती है, और जो भी प्रीमियम आता है वो करंट सिनारियो में आ रहा होता है, कंटिन्यूस में आ रहा होता है. सो वो प्रीमियम जैसे इन्वेस्ट होता है और कॉर्पस ग्रो हो रहा होता है, वो कॉर्पस एक्सपेक्ट ये हो सकता है समटाइम्स कि इट मे नॉट ग्रो अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, या फिर जो आपकी सम एश्योर्ड रहती है. सम एश्योर्ड और ये कॉर्पस के बीच में जो भी गैप रहते हैं, दैट्स नथिंग बट योर अमाउंट एट रिस्क या फिर अमाउंट ऑफ रिस्क. इसे इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में और एक पार्ट कहा जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज डेथ स्ट्रेन एट रिस्क या DSAR. यानी अभी आपको समझ आएगा कि जो भी सम एश्योर्ड रहती है एंड द अक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू ऑफ द प्रीमियम इज नथिंग बट अमाउंट एट रिस्क. बिकॉज ये अमाउंट ऑफ रिस्क जो होती है ना, ये डिसाइड करती है कि हाउ मच एन इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू पे इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन पॉलिसी होल्डर. ध्यान रहे ये बात लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आती है, मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आती है, बट ये मेजरली लाइफ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आती है, अमाउंट एट रिस्क. तो इन दोनों का डिफरेंस रहता है, सम एश्योर्ड और एक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू ऑफ प्रीमियम, ये अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है. अभी ये भी बात ध्यान रखो, देखो अमाउंट ऑफ रिस्क इंक्रीजेस इन द इनिशियल ईयर्स. मतलब क्या होता है समझ लो, क्या होता है बेसिकली फेस वैल्यू जो कि सम एश्योर्ड है, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट है, एंड प्रीमियम इज कमिंग करंटली. सो जो अमाउंट ऑफ रिस्क रहती है, ये डिफरेंस रहता है बिटवीन सम एश्योर्ड एंड कैश वैल्यू जितना रहती है. अभी देखो जैसे प्रीमियम आ रहा होता है, तो जो अमाउंट ऑफ रिस्क रहती है एट इनिशियल ईयर्स वो ज़्यादा रह सकती है, बिकॉज आपके जो रिजर्व्स रहते हैं दोज आर नथिंग बट वेरी लो. इनिशियल ईयर्स में प्रीमियम तो आता है, बट इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो भी होएगा दैट मे बी डिजाइंड इन अ समटाइम्स लो, और बिकॉज ऑफ दिस द रिजर्व्स गेट लेसर. बट एज अ टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, दिस अमाउंट ऑफ रिस्क इन लेटर स्टेज ऑफ द पॉलिसी गेट्स रिड्यूस्ड, बिकॉज टिल दैट टाइम तक इंश्योरेंस कंपनी के पास वो हर एक प्रोडक्ट का, हर एक इंश्योरेंस स्कीम का वो टाइप का रिजर्व्स बिल्टअप होता है. एंड जब ये रिजर्व्स बिल्टअप होता है ना, देन ऑटोमेटिकली द वैल्यू गेट्स रिड्यूस्ड. इंश्योरेंस कंपनी को उतना कम पे करना होता है. अगर आप इवन इन इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे ना, देन जब डेथ क्लेम पास किया जाता है, जब क्लेम पास होता है, देन इंश्योरेंस कंपनी राइट ये करती है दैट हाउ मच रिजर्व इज रिलीज, कितना रिजर्व जो है वो रिलीज़ किया गया इंश्योरेंस कंपनी ने. एंड ये जो कॉस्ट रहती है, ये कॉस्ट वहाँ पे एज अ कॉस्ट दिखाई जाती है, बिकॉज फ्रॉम एन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू
ये जो अमाउंट एट रिस्क रहती है दैट्स नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, कि जो भी एग्जैक्टली कॉस्ट कितना इनकर हुआ इंश्योरेंस कंपनी को, वो अमाउंट एट रिस्क रहती है. सो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज लेटर स्टेज में आपको कम मिलेगी, वाइल इन इनिशियल केस ये आपको ज़्यादा दिखेगी अमाउंट एट रिस्क. अभी ये अमाउंट ऑफ रिस्क होती है ना, ये मैनेज करना इज़ द मेन टास्क ऑफ क्लेम डिपार्टमेंट एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो. ये तीनों का कोऑर्डिनेटिव एफर्ट लगता है टू हैंडल द अमाउंट एट रिस्क. नाउ व्हाई? इफ such amount of risk is higher, is beyond the limit, then it might get chance कि इंश्योरेंस कंपनी may not be able to clear all of its amount at risk. मतलब कहीं ना कहीं ये पाइल अप होती जाएगी, इट्स समवेयर गेट्स पाइल्ड अप, वो बढ़ती चली जाएगी एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी को may face एन प्रॉब्लम ऑफ बैंकरप्सी, प्रॉब्लम ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना, दिस इज द मेन टास्क ऑफ दिस थ्री डिपार्टमेंट: वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट एंड अगेन क्लेम. अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक पॉइंट पे ऐसा समय आएगा कि दे नीड टू सर्व ऑल देयर पॉलिसी होल्डर्स एंड उसके टाइम पे ये अमाउंट एट रिस्क बढ़ जाएगी. स्पेशली अमाउंट एट रिस्क जो इनिशियल ईयर में होती है वो तो बहुत ही रिस्कफुल रहती है फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. एंड इनिशियल ईयर में अगर कोई बहुत ही स्ट्राइक, मतलब सपोज ऐसा हुआ कि किसी फंडामेंटल रिस्क या फिर रिस्क के कनेक्शन में कोई पेरिल आ गया एंड किसी पॉलिसीज़ का इनिशियल ईयर है, देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे चूँकि रिजर्व्स आर नॉट बिल्ड अप प्रॉपरली, द अमाउंट ऑफ रिस्क बिकम्स हायर, the claim cost becomes higher, huge, and then ultimately life insurance company can come in problem. और इस समय reinsurance companies भी उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती है टू मैनेज दिस कॉस्ट, अमाउंट एट रिस्क या फिर क्लेम कॉस्ट. सो मेंटेनिंग अमाउंट एट रिस्क एट ईच एंड एवरी स्टेज इज़ वेल इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. अब आप ये सोचोगे कि ये अमाउंट ऑफ रिस्क के बारे में जो भी मैंने बताया, तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सो देयर आर वेरियस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू एसर्टन अमाउंट एट रिस्क एट वेरियस टाइम पीरियड. जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या क्या अमाउंट ऑफ रिस्क हो सकती है. अगेन मैं कह रहा हूँ हो सकती है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी. ये इंश्योरेंस कंपनी वेरियस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के थ्रू चेक कर सकती है, जज कर सकती है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो अमाउंट ऑफ रिस्क उन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के थ्रू जज किए एंड द एग्जैक्ट अमाउंट एट रिस्क एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द क्लेम प्रोसेस ये हो. बट एटलीस्ट वो ये ट्राई करते हैं कि ये अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो किसी भी ईयर में एक बियॉन्ड लिमिट के ओवर एंड अबव, बियॉन्ड लिमिट के बाद आनी नहीं चाहिए. दिस शुड बी विद इन द लिमिट, दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट. सो ये ऑलवेज ट्राई करते हैं किसी भी वजह से कि ये अमाउंट एट रिस्क विद इन द बाउंड्री रहे, एंड अदरवाइज बैंकरप्सी फेस करने का इंश्योरेंस कंपनी को रेडी रहना ही पड़ेगा. सो ये वेरियस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जैसे कि मार्कोव मॉडल्स होते हैं, वेरियस अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, ये सारे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी में. टाइम सीरीज मॉडल्स भी कुछ यूज़ होते हैं टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द प्रोबेबल अमाउंट एट रिस्क. And anyway से insurance company and the employees in the insurance company, the analytics department in the insurance company helps to ascertain exact amount at risk. So from insurance company's point of view, management of amount at risk is very important and that should be vigilantly checked from respective authority in the insurance company. So ये था अमाउंट एट रिस्क का आज का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. आई होप मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ट्राई किया कि ये इंश्योरेंस कंसेप्ट जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी में, ये आपको समझ जाए. आपके थॉट्स क्या है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. अगेन वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को
शेयर करना तो ज़रा ही ना भूले। सो वीडियो को शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तुरंत बाजू में छोटा सा बेल आइकन है, ये प्रेस करें ताकि जब भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।